नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार को लेकर झूठा प्रचार करने वाले लोगों को बताया विकास का दुश्मन। आरबीआई की रिपोर्ट के हवाले से कहा 3 से 4 साल के भीतर 8 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। झूठे नैरेटिव गढ़ने वाले लोगों की बोलती हुई बंद। महाराष्ट्र को दी 29,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के सीमांत गांवों के चहुमुखी विकास के प्रति कटिबद्ध। पलायन रोकने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और गांवों के साथ संपर्क बढ़ाने पर दिया जोर। संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला करने के बाद से संविधान की रक्षा का स्वांग रचने वाले बहरूपीय परेशान बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के सहयोगी इंडी गठबंधन दलों से पूछे सवाल। कहा आज जुल्म सहने वाले भी जुल्म करने वालों के साथ क्यों हो गए खड़े। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को ईडी की हिरासत में 18 जुलाई तक भेजा गया। वाल्मीकि निगम घोटाले में कल रात ईडी ने किया था गिरफ्तार। 20 से 24 नवंबर के बीच गोवा में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का होगा आयोजन। निवेश आकर्षित करने के साथ ही मनोरंजन व्यवसाय में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का होगा काम। लोगों का भी किया गया अनावरण। कम सेल विद अस रखी गई टैगलाइन। और चौथे टी20 में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराकर भारत ने सीरीज की अपने नाम। जीत के लिए मिले 153 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 15.2 ओवर में किया हासिल। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने खेली नाबाद अर्धशतकीय पारी। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के गोरेगांव में आयोजित लगभग इस कार्यक्रम में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया और उसकी आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि छोटे और बड़े निवेशकों ने हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। रोजगार को लेकर विपक्षी दलों के दुष्प्रचार पर शनिवार को प्रधानमंत्री ने ठोस आंकड़ों के साथ जोरदार पलटवार किया। मौका था मुंबई में 5600 करोड़ रुपए लागत की मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सहित 30,000 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास का। प्रधानमंत्री ने युवाओं को कौशल विकास और उद्योग में अनुभव के अवसर प्रदान करने वाली इस पहल को सराहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए देश में बड़े पैमाने पर पैदा हो रहे रोजगार के अवसरों का जिक्र किया। बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। हाल में आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। प्रधानमंत्री ने कौशल विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार के लगातार प्रयासों का उल्लेख तो किया ही, साथ ही वो इस मुद्दे पर दुष्प्रचार करने वालों पर भी खूब बरसे। पीएम ने कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े रोजगार को लेकर फेक नैरेटिव फैलाने वालों की कलई खोल रहे हैं। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। पीएम ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार के विकास का मॉडल वंचितों को वरीयता देने का रहा है।
इंफ्रा निर्माण की दिशा में तेजी से हो रहे कामों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि इससे भी बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है। जब कहीं पुल बनता है, रेलवे ट्रैक बनता है, सड़क बनती है, लोकल ट्रेन का डिब्बा बनता है, तो किसी न किसी को रोजगार मिलता ही है। भारत में जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति तेज हो रही है, रोजगार निर्माण की गति भी बढ़ रही है। आने वाले समय में नए निवेश के साथ ये अवसर और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 16,600 करोड़ की लागत से बनने वाली ठाणे बोरीवली जुड़वा सुरंग का शिलान्यास किया। यह परियोजना ठाणे से बोरीवली की यात्रा में लगने वाला समय 1 घंटे कम कर देगी। पीएम ने गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना में सुरंग निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई के तुर्भे में कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग और गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का भी शिलान्यास किया। रिमॉडलिंग से यार्ड की क्षमता बढ़ाने वाली ये परियोजना ट्रेन संचालन क्षमता बढ़ाने में सहायक होगी। रेल विकास को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 का विस्तार राष्ट्र को समर्पित किया। मुंबई से योगेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय का दौरा कर वहां आईएनएस टावर्स का उद्घाटन किया। ये नई इमारत मुंबई में आधुनिक और कुशल कार्यालय स्थान की आईएनएस के सदस्यों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगी। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने समाज में मीडिया की अहम भूमिका का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जन जागरूकता अभियानों को आगे बढ़ाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज देश पर्यावरण पर इतना जोर दे रहा है, ये राजनीति से हटकर मानवता के भविष्य का विषय है। जैसे कि अभी एक पेड़ मां के नाम ये अभियान शुरू हुआ है। भारत के इस अभियान की दुनिया में भी चर्चा शुरू हो गई है। मैं अभी G7 में गया था, जब मैंने इस विषय को रखा तो उनके लिए बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि हर एक को अपनी मां का प्रति एक रहता है, उसको लगता है ये बहुत क्लिक कर जाएगा। हर कोई कह रहा था। देश के ज्यादा से ज्यादा मीडिया हाउस अगर इससे जुड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का बहुत लाभ होगा। मेरा आग्रह है, ऐसे हर प्रयास को आप देश का प्रयास मानकर उसे आगे बढ़ाएं। ये सरकार का प्रयास नहीं है, देश का है। इस साल हम संविधान का 75वां वर्ष भी मना रहे हैं। संविधान के प्रति नागरिकों में कर्तव्य बोध बढ़े, उनमें जागरूकता बढ़े, इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और वहीं दुनिया भर में भारत के बढ़ते कद का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की उपलब्धियों और सफलताओं को वैश्विक मंच पर ले जाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसमें मीडिया की भूमिका को अहम बताया। हम 140 करोड़ लोग के देश हैं। इतना बड़ा देश, इतना सामर्थ्य और संभावनाएं, और बहुत ही कम समय में हम भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होते देखने वाले हैं। अगर भारत की सफलताएं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का दायित्व भी आप बहुत बखूबी निभा सकते हैं। आप जानते हैं कि विदेशों में राष्ट्र की छवि का प्रभाव सीधे उसकी इकोनॉमी और ग्रोथ पर पड़ता है। आज आप देखिए, विदेशों में भारतीय मूल के लोगों का कद बढ़ा है, विश्वसनीयता बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है, क्योंकि विश्व में भारत की साख बढ़ी है। भारत भी वैश्विक प्रगति में कहीं ज्यादा योगदान दे पा रहा है। हमारा मीडिया इस दृष्टिकोण से जितना काम करेगा, देश को उतना ही फायदा होगा।
और वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश के सीमांत गांवों के चहुमुखी विकास के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने देश के सीमांत गांवों से पलायन रोकने के लिए स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और गांवों के साथ संपर्क बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीमांत गांवों के आसपास तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना को सहकारिता के माध्यम से स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के स्वास्थ्य केंद्रों और उनकी सुविधाओं का लाभ नजदीकी गांवों के निवासियों को नियमित रूप से मिलना चाहिए। उन्होंने इन गांवों से सौर ऊर्जा और पवन चक्की जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत सीमांत गांवों के मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को जारी रखने का निर्देश दिया। इन सीमांत गांवों में अब तक 6000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें लगभग 4000 सेवा वितरण और जागरूकता शिविरों का आयोजन शामिल है। इन गांवों में रोजगार सृजन के लिए 6000 से अधिक परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। गृह मंत्री ने बैठक के दौरान लंबित मुद्दों के निपटारे के लिए नियमित अंतराल पर उच्चतम स्तर पर समीक्षा पर विशेष जोर दिया। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम योजना के तहत 2420 करोड़ रुपए की लागत से 136 सीमांत गांवों को 113 ऑल वेदर रोड परियोजनाओं के माध्यम से संपर्क प्रदान किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में 4G कनेक्टिविटी पर तेजी से काम किया जा रहा है और इस साल दिसंबर तक वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को 4G नेटवर्क से कवर कर लिया जाएगा। इन सभी गांवों में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं और भारत पोस्ट पेमेंट बैंकों की सुविधा भी दी जा रही है। वाइब्रेंट विलेजेस में जीवंतता लाने और यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सर्किट को विकसित करने पर काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय के साथ समन्वय में क्षमता निर्माण और पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले साल फरवरी के महीने में 4800 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक विकास में तेजी लाने के मद्देनजर त्रिपुरा और असम के लिए कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने असम के लिए 378 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 563 किलोमीटर लंबी 78 सड़कों और 14 पुलों को मंजूरी दी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, जिसके इतिहास के पन्नों में 1975 का आपातकाल काले पन्ने की तरह दर्ज है। लेकिन देश उस त्रासदी को निरंतर याद रखे और आज की पीढ़ी भी उससे सबक ले ताकि कोई भी संविधान का हनन ना कर सके। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई। हालांकि सब ओर से इस निर्णय का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर थोपा था आपातकाल। कभी न भूलने वाला ये दर्द ऐसा है कि जिसकी आंधी में करोड़ों नागरिकों के अधिकार दफन हो गए थे। आपातकाल के दौरान अत्याचार, निरंकुशता और शोषण की कहानियां आज तक सुनाई जाती हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर और जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा का दिल खोलकर स्वागत किया। संविधान को तार-तार करने का काम देश में किया था, देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन करने का काम किया था। वो आज संविधान की किताब हाथ में लहरा करके संविधान की रक्षा के संकल्प दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश 1975 की उस त्रासदी को भूला नहीं है और वो त्रासदी देश को निरंतर नित्य याद रखने की आवश्यकता है। इसके लिए संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। जब जब इनके हाथ में सत्ता आई है तब तब संविधान की हत्या हुई है। जितनी इनके हाथ में सत्ता आई है, अगर राज्य में आई है तो उतनी संविधान की हत्या की गई है। और 1975 उसका सबसे गहरा और काला अध्याय है। ये तो भारत की जनशक्ति की, भारत की लोकतंत्र की शक्ति की प्राण शक्ति थी
जिसने उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में सफलता हासिल की। In future, it should not happen like this. With this intention, संविधान हत्या दिवस is announced, and that they should respect it, they should welcome it. जहां संविधान की अवहेलना करके और लाखों लोगों को जेल में डाला गया हो, तो वो तो संविधान की हत्या हुई ना। ऐसी परिस्थिति में जो निर्णय माननीय अमित शाह जी ने लिया है संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने का, उनका फैसला सही है। जनता दल यू श्री अमित शाह द्वारा जारी अधिसूचना का स्वागत और अभिनंदन करता है। 25 जून 1975 भारत के इतिहास का काला दिन है और उसको संविधान हत्या दिवस मनाने में हमें प्रसन्नता है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार द्वारा आपातकाल 1975 की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों को घेरने की कोशिश की। बीजेपी का, हमारे विपक्ष के लोगों का क्या कहना, वो क्या कहेंगे क्या करेंगे ये तो उन्हीं को पता है। और इस लोकतंत्र का, इस देश का यही खूबसूरती है कि लोग काफी संवेदनशील होते हैं। 50 साल हो गए इमरजेंसी को, लोग भूल चुके हैं। इमरजेंसी आपातकाल क्यों लगाया गया? इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। भारत आज दुनिया में शान से सीना चौड़ा कर फख्र से सबसे बड़े लोकतंत्र की बात गर्व से करता है और हर भारतवासी को अपने लोकतंत्र पर गर्व है। लेकिन आपातकाल के दंश से आज की नई पीढ़ी बिल्कुल अपरिचित है। कैसे एक निरंकुश फैसले ने भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा लगा दिया। ये दिन आज की पीढ़ी को आपातकाल और जुड़ी घटनाओं से रूबरू होने का अवसर प्रदान करेगा, ताकि भारत की लोकतंत्र की आन बान और शान हमेशा बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस द्वारा 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद में केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की। इस घोषणा पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोगों को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस ने किस प्रकार संविधान की हत्या की थी। 1975 जून का आधी रात में इस देश में इमरजेंसी लगाया, ये हम इसलिए नहीं भूलना चाहिए कि भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो। मर्डर क्या है भारत का संविधान को, डेमोक्रेसी को 1975 में, इसको नहीं भूलना है। भविष्य का पीढ़ी भी याद रखेगा और ऐसा कोई भी नेता, जो उस समय को कांग्रेस नेताओं ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नेतृत्व में जो आपातकालीन लगा करके लोगों को मरवाया, संविधान का गला घोट दिया, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये संविधान हत्या दिवस अभी से लगातार मनाएंगे। और वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के दिए गए बयान पर जोरदार प्रहार किया। पूनावाला ने इंडी गठबंधन के दलों से पूछा कि क्या वो संजय राउत के आपातकाल वाले बयान से सहमत हैं, जिसमें उन्होंने आपातकाल को लगाया जाना जरूरी बताया है। संजय राउत, उद्धव सेना और इंडिया अलायंस के बड़े नेता इमरजेंसी को जायज ठहरा रहे हैं। वो कह रहे थे और कह रहे हैं कि क्योंकि लोग एनार्किक थे, क्योंकि लोग इस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे, तो इमरजेंसी लगाना जरूरी हो गया था। क्या जेपी, मोरारजी देसाई, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, डीएमके के बड़े बड़े नेता, अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये क्या एनार्किक थे? और सवाल तो ये बनता है कि कांग्रेस ने भी इसी प्रकार से कहा है। कांग्रेस के भूपेश बाघेल ने कहा है कि देखिए, इंदिरा गांधी साहसी थी इसलिए घोषित आपातकाल लगाया। क्या इंडिया अलायंस के तमाम और दल, डीएमके, एसपी, टीएमसी, आरजेडी इस पर अग्री करते हैं जो संजय राउत ने कहा है? और वहीं 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में कहा कि 1975 में आपातकाल के दौरान आम लोगों को परेशान किया गया था। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर वर्तमान सरकार ने यह दिन मनाने का फैसला लिया। After bringing the emergency, several kind of harassment to the common man, it took place. On that basis, entire cabinet decided, not only this is the decision of not an individual, how
when Indira ji running the government at that time, what all happened? On that basis only, harassment, several illegal activities, on that context, present government decided in the cabinet to bring that Kalacharan Din as emergency, what they declared at that time, Samvidhan Hatya Divas. आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की गई थी। उन्होंने कहा, भावी पीढ़ी को पता होना चाहिए कि कांग्रेस और उनकी नेता इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म कर दिया था। 25 जून 1975 को जब इस देश में इमरजेंसी लगी और एक तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान की हत्या की गई, एक साथ विदाउट ट्रायल लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया गया, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई, संविधान में बदलाव करके संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया गया था। भावी पीढ़ी को ध्यान रहे कि ऐसा भी एक कालखंड आया था जब कांग्रेस ने और कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संविधान की हत्या की। इसलिए 25 जून को प्रत्येक वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उधर कर्नाटक में करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बी नागेंद्र को कल 13 घंटे से अधिक की समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। नागेंद्र को आज विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में गुरुवार को कर्नाटक समेत 4 राज्यों में छापा मारा था। अब तक करीब 50 लाख रुपए नकद और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए जा चुके हैं। इस घोटाले में आरोप लगने के बाद नागेंद्र ने 6 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस केस का खुलासा तब हुआ जब लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन ने 26 मई को आत्महत्या कर ली थी। चंद्रशेखरन ने सुसाइड नोट में दावा किया कि निगम के बैंक खाते से 187 करोड़ रुपए अनधिकृत रूप से स्थानांतरित कर दिए गए। सुसाइड नोट में निगम के निलंबित किए जा चुके प्रबंध निदेशक जेजी पद्मभान, लेखा अधिकारी परशुराम जी दुर्गनवर और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य प्रबंधक सुचिस्मिता रावल का नाम भी शामिल है। चंद्रशेखरन ने नोट में लिखा कि मंत्री ने धन हस्तांतरित करने का मौखिक आदेश दिया था। और वहीं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट भाजपा की झोली में आई है। वहीं उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। हिमाचल में 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी जीती है। वहीं बिहार के रुपौली विधानसभा पर हुए उपचुनाव में जेडीयू और आरजेडी दोनों को हार का स्वाद चखना पड़ा और यहां से एक निर्दलीय ने जीत हासिल की। तमिलनाडु में डीएमके उम्मीदवार ने जीत अपने नाम की, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत मिली। वहीं पश्चिम बंगाल में 4 सीटें टीएमसी अपने नाम करने में कामयाब रही। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स की मेजबानी केंद्र सरकार 20 से 24 नवंबर 2024 के बीच गोवा में करने जा रही है। देश में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में शामिल भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग पर आधारित और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ये समिट मनोरंजन व्यवसाय के सतत विकास और इसमें निवेश आकर्षित करने के साथ ही भारत को इस उद्योग में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का भी काम करेगा। भारत को मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक नेता के तौर पर स्थापित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर गोवा पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स की मेजबानी करने के लिए तैयार है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सम्मेलन के लिए तारीखों की घोषणा की। सम्मेलन का आयोजन गोवा में 20 से 24 नवंबर के बीच होगा। केंद्रीय मंत्री ने वेव्स के लोगो का भी अनावरण किया, जिसकी टैगलाइन है कम सेल विथ अस। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में प्रमुख देशों के बीच नए विचारों, बातचीत और सार्थक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करना है। And our Prime Minister's vision is we should be able to harness the best out of this structural change
and we should be able to support the people, support the industry. Our Prime Minister, in his vision, he has always said that we should be able to democratize technology. So we created a system by which the tools are now available in 104 universities. So that means the students of these 104 universities are today getting access to the latest tools. So we'll adopt those best practices in the media and entertainment industry, having an inclusive growth where the people who are conventionally marginalized from the mainstream of the society also get the opportunity to be part of the mainstream, also get the opportunity to be part of this growth journey. That is a major focus for Prime Minister Modi ji. इस दौरान केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने वेब्स की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की। भारत को नवाचार और उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित करके वेब्स का लक्ष्य निवेश आकर्षित करना और मनोरंजन व्यवसाय में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। गोवा with its rich cultural heritage and scenic beauty is a heaven for creativity and artistic expression. The place has been a perfect setting for the more than 100 films in the last decade alone. Our state is a vibrant participant in the global dialogue on art and entertainment. The warm and welcome environment of the Goa make its perfect setting for the international gathering like वेव्स एंड ईफी। शिखर सम्मेलन समाचार एवं सूचना मीडिया, मनोरंजन मीडिया, फिल्म, टीवी, संगीत, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग के साथ साथ ओटीटी, सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया पर भी खास ध्यान केंद्रित करेगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विजन टू ब्रिंग ऑल द ग्लोबल लीडर्स इन द एंटरटेनमेंट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर इन इंडिया, particularly in Goa. This summit is going to offer us opportunities to expand our global footprint as well as drive revenue growth and position India as a global leader in this particular segment. वेब्स 2024 मीडिया और मनोरंजन में नई सोच को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक कंटेंट हब के रूप में स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक और प्रभावी मंच साबित होगा। दिल्ली से तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात रोबोकॉन की। दो दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही है। प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं और 46 कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 150 से अधिक छात्र इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। शनिवार को 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शानदार आगाज हुआ। प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली की मेजबानी में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 26 कॉलेजेस, संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 150 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। खास बात यह है कि प्रतियोगिता के दौरान छात्रों द्वारा बनाए गए रोबोट हार्वेस्ट टुडे नामक थीम पर टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है। डीडी रोबोकॉन की विजेता टीम अंतर्राष्ट्रीय एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो वियतनाम के क्वांग निन में होगा। डीडी रोबोकॉन इंडिया का उद्देश्य रोबोटिक्स के क्षेत्र में मान्यता प्रदान करके इंजीनियरिंग छात्रों के बीच तकनीकी कौशल विकास, नवाचार और टीम वर्क को बढ़ावा देना है। This initiative is basically to nurture the technology advancement in India. Agriculture is a backbone of economy of India, and of course, when technology help in day-to-day affairs of humankind, so it will definitely be helpful to the nation. ये प्रतियोगिता छात्रों के इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स क्षमताओं को प्रदर्शित करने और आगे बढ़ाने के लिए एक सम्मानित मंच है। इस बीच आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर के साहू ने प्रसार भारती को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।
डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 न केवल भविष्य के सितारे तैयार कर रहा है, बल्कि युवा पीढ़ी को लगातार आ रही नई तकनीक से भी परिचित करा रहा है। इसके अलावा हमारे युवा तकनीक का प्रयोग कर कृषि क्षेत्र को भी अधिक उन्नति की ओर ले जाने में अपना योगदान दे रहे हैं। टीम प्रसार भारती बिल्कुल तैयार है इस डीडी रोबोकॉन 2024 को एक ग्रैंड और मेगा सक्सेस बनाने के लिए, और साथ ही साथ जितने स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं देश भर से, वो भी तैयार हैं और हर कोई चाहता है कि वो जाए और वियतनाम में जाकर अपने स्टेट को, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करे। कौन जीतता है ये हमें पता लग जाएगा 14 तारीख को जब ग्रैंड फिनाले होगा, लेकिन उससे पहले जितनी भी तैयारियां हैं उस सबको देखते हुए उत्सुकता बहुत ज़्यादा है नई दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में। कैमरा पर्सन ललित के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, नई दिल्ली। और वहीं अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी तरह की अगर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी होती है तो इसके लिए केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। केंद्र सरकार लगातार सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने। अमरनाथ यात्रा में जो श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से भी वहां पर कई फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई गई हैं। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ केंद्र सरकार की ओर से वहां पर फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई गई हैं? आपने एक विशेष समीक्षा बैठक भी की है। हाँ, कल मैं अमरनाथ यात्रा में जो हेल्थ फैसिलिटी है उसकी समीक्षा करने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में गया था और मुझे बहुत ही आनंद हुआ कि जिस तरह से वहाँ पर जो है विविध राज्यों से और विविध ठिकानों से यात्री आते हैं। लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्री पिछले 15 दिन में वहाँ आ चुके हैं। और हाई एल्टीट्यूड में जो यात्री आते हैं उनकी उम्र भी कईयों की 60 या उससे अधिक रहती है, और वहाँ पर जिस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है वो बहुत ही उत्तम है। और गवर्नमेंट ऑफ JNK ने भी कई ऐसे नए उसमें वहाँ चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। जैसे अब मैंने वहाँ देखा कि एक पिट्ठू एम्बुलेंस करके उन्होंने शुरू करी है, जो कि मेरे ख्याल से एक यूनिक उनका मेरे ख्याल से एक एक्सपेरिमेंट है। एक पिट्ठू के ऊपर ही उन्होंने जो है ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं और ये पिट्ठू 8 पिट्ठू बालतल की तरफ से और 8 पिट्ठू पहलगाम की तरफ से ये आगे पीछे यात्रा में चलते रहते हैं। तो अगर यात्रा में चलते हुए कोई भी यात्री को उन्हें दिखा जो कि जिसको ऑक्सीजन की शॉर्टेज आ रही है तो उसको वहीं की वहीं उन्होंने उसके ऊपर ऑक्सीजन से उसका उपचार करते हैं। और बाकी भी उसके अंदर फर्स्ट एड की भी किट्स हैं, तो अगर कोई किसी का पैर मुड़ जाए या किसी को किसी तरह की तकलीफ हो तो वो वहीं की वहीं उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और बाकी फिर इन्फॉर्मेशन दे के डॉक्टर्स वगैरह को बुला लेते हैं। JNK UT का जो वहाँ पर व्यवस्था है उसको लेकर के क्या कहते हैं? तो JNK UT मेन तो काम JNK UT का ही है, क्योंकि उन्होंने जैसा मैंने बताया कि अब चंदनवाड़ी और बालतल में 100 बेडेड हॉस्पिटल बना दिए हैं। नूनवन और जो कैंप्स हैं वहाँ पर टेम्परेरी हॉस्पिटल्स हैं, पर वो भी पूरी तरह से सुसज्ज हैं। वहाँ पर जो है अगर आपको जो है ऑर्थोपेडिक्स की कोई चीज़ हो तो उसका जो है वो कर सकते हैं। अगर स्ट्रोक हो तो उसके लिए टेनेक्टेज जैसी ऐसी वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिसको वो टेक केयर करते हैं। हाई एल्टीट्यूड है तो चुनौतियाँ किस तरह की आ रही हैं वहाँ पर? जो भक्त जा रहे हैं वो तो उनको इसका आइडिया नहीं है कि वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड में क्या क्या हो सकता है। फिर कभी बारिश आई तो उस तरह से कभी ठंड का भी कभी मौसम होता है तो वो भी एक जो है लोगों को हाइपोथर्मिया वगैरह होने का वो रहता है। बाकी जो है अगर गिर गए कहीं तो जो है फ्रैक्चर होने का या फिर जो है बेंड होने का, लेग बेंड हो जाए, इस तरह का है। कार्डियक का आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, जो कि पता नहीं चलता और सडनली ये चीज़ें एग्रीवेट हो जाती है। तो वहाँ इसका मेरे ख्याल से काफ़ी इंतजाम है और वहाँ पर हर तरह के डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी क्योंकि उपलब्ध हैं। तो देखा आपने यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी की ओर से वहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं श्रद्धालुओं को उसको लेकर के एक समीक्षा बैठक की गई है और इनका कहना है कि वहाँ पर श्रद्धालुओं को पूरी जितनी व्यवस्थाएं इतनी हाई एल्टीट्यूड में पहुँचाई जा सकती हैं वो व्यवस्थाएं वहाँ पर पहुँचाई गई हैं और श्रद्धालुओं को भी इसका काफ़ी फायदा हो रहा है। चंद्रशेखर जोशी, DD न्यूज़, दिल्ली। और वहीं तीसरे साइबर सुरक्षा सम्मेलन की समापन राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन 12 से 13 जुलाई को किया गया। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डिफेंस सेक्टर और अर्थ जगत से जुड़े कई बड़े सुरक्षा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के आखिरी दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साइबर सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उपराष्ट्रपति ने साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए सभी एजेंसियों को एक साथ काम करने की सलाह दी। The way our country is rising, the rise is exponential, phenomenal, unstoppable. We have decided for ourselves
2047, when we have centennial celebration of our independence, Bharat will be a developed nation. This marathon march is on way. Everyone has to contribute. But derailment can take place when we are not prepared for such kind of crimes, such kind of incursions. Therefore, cyber security is all important. I compare cyber security to the rail tracks. If a single rail track goes wrong, we have accidents. Therefore, right now people at large become aware of the situation after being victim. और वहीं देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की बौछारों से जहां मौसम सुहावना हुआ, वहीं कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति भी बन गई। एक ओर जहां असम और बिहार में आई बाढ़ की स्थिति कंट्रोल में होने के बाद लोग अब उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश से बाढ़ की भयानक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश देखने को मिली। आइए सबसे पहले आपको राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ गई। दिल्ली की सड़कों पर सरपट दौड़ती हुई गाड़ियां बारिश के समय रेंगती हुई नजर आई। बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को जलभराव का भी सामना करना पड़ा। और उधर देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में आपको बारिश की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां झमाझम बारिश का दौर जारी है। मुंबई से लेकर नवी मुंबई तक सड़कों पर पानी नजर आया। और वहीं अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां 782 गांवों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं, जहां गर्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ रहा है। बाढ़ के प्रकोप के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ ट्रैक्टर और जेसीबी की भी मदद ली जा रही है। बाढ़ का पानी कमर से ऊपर तक पहुंच गया है। लोग लकड़ी और अन्य चीज़ों का सहारा लेकर बाढ़ के पानी में बाहर निकलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भीषण बाढ़ के इस जोखिम में अपनी जान बचाने के लिए लोग अपना कीमती सामान कंधों पर लादकर भारी जलभराव को पार करते हुए दिखाई दिए। लोगों को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और बाढ़ पीड़ितों के रहने खाने की व्यवस्था की। आज करीब 10-12 इंच पानी कम हुआ है और संभावना है शाम तक हो जाएगा। रात शिविर भी हमारे चल रहे हैं 11 और तमाम लोग हम लोग रिसीव कराएं। कल परसों बहुत लोग नहीं निकलना चाह रहे थे, लेकिन आज निकलना है, तो उनके लिए भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और 10 नावे फर्रुखाबाद समाज हम लोग निकाल रहे हैं। नगर निगम की तरफ से हमारे नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त और हमारे पूरे नगर निगम के कर्मचारी सभी लोग लगे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों से भी निकाल रहे हैं, नाव से निकाल रहे हैं, जरूरत पड़ने पे जेसीबी से भी लोगों को निकाल के ला रहे हैं जहां बहुत गहरा पानी है। और वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से राहत कार्यों की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार करने के बाद कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित करने में जुटा हुआ है। उधर बिहार में आई बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन लोगों के खेत पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां किसान अपनी बची कुची सब्जियों को बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और वहीं असम में बारिश का सिलसिला थमने से बाढ़ के हालात में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। ये तस्वीरें असम के गुवाहाटी और मोरीगांव से आपको दिखा रहे हैं। गुवाहाटी में सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है और बाढ़ की मार से सब्जियां मंडी तक समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं। वहीं मोरीगांव में बाढ़ से प्रभावित हुए हजारों लोगों के लिए राहत कार्य लगातार जारी है। साथ ही असम में बाढ़ से होने वाली मौतों का आंकड़ा 90 के पार पहुंच गया है। बाढ़ और बारिश से गुजरात भी अछूता नहीं है। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के कारण शहर के कई रिहायशी इलाकों और घरों में भारी जलभराव हो गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में पानी भरने से लोग रोजमर्रा के कामकाज भी नहीं कर पा रहे हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के कई जगहों और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही इन राज्यों के लिए अगले 2 से 3 दिन
भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं केरल, माहे और आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू 2 दिन के लेह और कारगिल यात्रा पर हैं। रिजिजू केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान के पारंपरिक कला शैक्षणिक ब्लॉक के शिलान्यास समारोह में भाग लेने के लिए लेह पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद और क्षेत्र के वरिष्ठ धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं के साथ मिलकर काम करेगा। रिजिजू ने लेह और कारगिल दोनों जिलों में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रों के विकास के लिए सहायता की भी घोषणा की। आज यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में पहला कार्यक्रम हुआ और यहाँ फाउंडेशन लगाया, भूमि पूजन हुआ यहाँ एकेडमिक बिल्डिंग के लिए, और साथ में भविष्य में और भी काफ़ी काम करना है, उसका भी मैंने घोषणा किया है संस्कार में भी। उसके बाद मैं करगिल जाऊंगा। करगिल में भी हमारा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काफ़ी हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं, क्योंकि मैं जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है हमारा देश में, उनका वेलफेयर के लिए जिम्मेदारी मेरे पास है। और इस लिहाज से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी इंडिविजुअल कई स्कीम्स होते हैं, ये सब मैं पर्सनली देखूंगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 16 से 17 जुलाई को G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेने के लिए इटली की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो G7 देशों और अन्य हिस्सा लेने वाले देशों के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। बैठकों का उद्देश्य व्यापार और निवेश के लिए नए रास्ते तलाशना, द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों को हल करना और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना है। इटली यात्रा से पहले वो 14 से 15 जुलाई को अपने स्विस समकक्षों के साथ व्यापार और आधिकारिक बैठकों के लिए स्विट्जरलैंड में होंगे। ये बैठकें व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते के कार्यान्वयन और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ द्वारा की गई 100 अरब अमेरिकी डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं के लिए रोडमैप तैयार करने पर केंद्रित होगी। इस दौरे का उद्देश्य भारत और स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापक भागीदारी को और मजबूत करना, गहरे आर्थिक संबंधों और पारस्परिक विकास को बढ़ावा देना है। और वहीं भारत ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू हुए ब्रिक्स संसदीय मंच सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार करने पर जोर दिया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्रिक्स संसदीय मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने ब्रिक्स संसदीय मंच के बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विखंडन का मुकाबला करने और वैश्विक संकट के परिणामों से संबंधित खतरों पर काबू पाने में संसदों की भूमिका वहीं विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित करने को लेकर खुशी अपनी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा के कम उपयोग के साथ भारत पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में मजबूत कदम उठाने में लगातार काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने लघु और मध्यम अवधि दोनों में आजीविका सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अनिवार्यता पर भी प्रकाश डाला। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस नियमों में हुए संशोधनों को लेकर मीडिया में कई तरह की भ्रामक जानकारियां फैलाने की कोशिश हो रही है। अब इन्हें खारिज करते हुए सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि शुक्रवार को जारी अधिसूचना के तहत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन नहीं किया गया। इस अधिसूचना के तहत प्रक्रियाओं को बेहतर स्पष्टता देने की दिशा में कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य केवल जम्मू और कश्मीर के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना है। 12 जुलाई को यह अधिसूचना किसी भी तरह से जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में निहित शक्तियों के संतुलन को नहीं बदलती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्री परिषद के मंत्रियों के साथ अयोध्या के दौरे पर हैं। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने सरयू घाट पर पूजा अर्चना और आरती की। साथ ही उन्होंने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर और नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में भी दर्शन और पूजा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमने पूजा अर्चना करते हुए छत्तीसगढ़ की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। लोग
छत्तीसगढ़ से आए हैं, पूरा मंत्रिमंडल आया है। सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं और सबसे आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने भी अयोध्या दौरे को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि हम रामलला के दर्शन करके बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ रामलला का ननिहाल है, कौशल्या माता की धरती है, सबरी माता की धरती है। वहां से आज हमारा पूरा मंत्री परिषद रामलला के दर्शन को आए हैं। रामलला का दर्शन किए, हनुमान जी का दर्शन किए, हनुमानगढ़ी गए और सरयू माता का पूजन अर्चन हम लोगों ने किया है। 500 सालों के बाद जब रामलला यहाँ विराजित हुए हैं भव्य और दिव्य मंदिर में, तो हम सब उनका दर्शन प्राप्त करके बहुत आनंदित हुए हैं। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों को 15 दिन की रिमांड पर ले लिया है। बेऊर जेल से सीबीआई की टीम ने सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने आरोपियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। सीबीआई ने जिन आरोपियों को रिमांड पर लिया है उनमें सिकंदर, अखिलेश कुमार, बिट्टू कुमार, आयुष कुमार, नीतीश कुमार, अमित आनंद, रोशन कुमार, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार, अविधेश कुमार, आशुतोष कुमार और रीना कुमारी शामिल है। माना जा रहा है कि इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सहारनपुर में सरसावा वायुसेना स्टेशन पर कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई तरह के हवाई करतबों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भारत सरकार जल्द ही स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस पहल शुरू करेगी। इस पहल का उद्देश्य 750 करोड़ रुपए के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की स्थापना के माध्यम से भारत के कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस फंड से इक्विटी और ऋण दोनों दिया जाएगा। ये विशेष रूप से कृषि मूल्य श्रृंखला में उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को लक्षित करेगा। इस मिश्रित पूंजी कोष में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड द्वारा 250 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाएगा। इसके अलावा 250 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों से जुटाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए और इस अवसर पर मुख्य अतिथि और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के साथ उन्होंने छात्रों को उपाधि प्रदान की। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पर हो, समयबद्ध तरीके से हो। इसके लिए उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो। इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। और वहीं प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लॉ की पढ़ाई को क्षेत्रीय भाषा में कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम कानून के सिद्धांतों को सरल भाषा में आम जनता को नहीं समझा पा रहे हैं तो इसमें कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा की कमी नजर आ रही है। कानून को पढ़ाने की प्रक्रिया में हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम कानून के सिद्धांतों को सरल भाषा में आम जनता को नहीं समझा पा रहे हैं तो उसमें कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा की कमी नजर आ रही है। इस बात का असर आम नागरिकों
विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग पर पड़ता है। हमारे देश में आम जनता की सुविधा के लिए कई कानूनी योजनाएं बनाई गई हैं। अगर हम उस व्यक्ति को सरल भाषा में उसके अधिकारों के बारे में नहीं बता सके तो ये योजनाएं अधूरी साबित रहेंगी। और वहीं भारत की अर्थव्यवस्था में जारी तेजी पर पूरे विश्व की नजर बनी हुई है। इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा कि भारत 2031 तक दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2060 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। पात्रा के अनुसार भारत अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है। ऐसे में आने वाले दशक में भारत बाकी देशों से आगे निकल जाएगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने अनुमान जताया है कि अगले दशक में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ रेट 9.6% रहेगी। देश में मौजूद महंगाई दर को लेकर पात्रा ने कहा कि महंगाई दर को 4% के आसपास रखने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान जताया है। वहीं अगले वित्त वर्ष यानी 2025 से 26 के लिए 4.1% का अनुमान लगाया है। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 जुलाई को समाप्त हफ्ते में 5.16 अरब डॉलर बढ़कर 657 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। इससे पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी देखने को मिली है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों में तमाम यहां पर जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आए हैं और बीते सप्ताह के अंत में आपको बता दें कि मुद्रा अस्थियां जो है वो 4.23 अरब डॉलर बढ़कर 570.11 अरब डॉलर हो गई। इस दौरान सोने के भंडार का आरक्षित मूल्य 90.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 57.43 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में विशेष आहरण अधिकार भी 2.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.04 अरब डॉलर हो गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारत का आरक्षित जमा 40 लाख डॉलर बढ़कर 4.58 अरब डॉलर हो गया। गौरतलब है कि इस वर्ष 7 जून को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 655.82 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। और देश में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार में तेजी आई है। मई 2024 के घोषित डेटा के मुताबिक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5.9% की रफ्तार से बढ़ा है। माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स के प्रोडक्शन में शानदार ग्रोथ के चलते औद्योगिक उत्पादन दर में ये तेजी देखने को मिली है। मौजूदा वर्ष के मई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में 5.9% बढ़ा है। मई 2023 में आईआईपी की वृद्धि दर 5.7% रही थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आज जारी आंकड़ों के अनुसार खनन में 6.6%, विनिर्माण में 4.6% और बिजली उत्पादन में 13.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए 11 जुलाई 2024 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े जारी किए हैं। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 24.07% बढ़कर 5.74 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2023 में शुद्ध संग्रह 4.80 लाख करोड़ रुपए था। इसमें 2.1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स और 3.46 लाख करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर शामिल है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के अंतरिम बजट में कॉर्पोरेट टैक्स से 10.4 लाख करोड़ रुपए और व्यक्तिगत आयकर से 11.56 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई छोटे उद्यमियों के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है। इसे एमएसएमई सहज कहते हैं। ये एक ऑनलाइन बिजनेस लोन सुविधा है जो पूरी तरह से डिजिटल है। इसके जरिए जीएसटी रजिस्टर्ड छोटे उद्यमी सिर्फ 15 मिनट में 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस सुविधा का मकसद है कि जीएसटी रजिस्टर्ड माइक्रो उद्यमों को उनके कामकाज के लिए जल्दी और आसानी से शॉर्ट टर्म लोन मिल सके। ये लोन उन माइक्रो उद्यमों के लिए है जो पहले से ही जीएसटी के दायरे में आते हैं और एसबीआई में उनका चालू खाता अच्छा चल रहा है। ये लोन एसबीआई के पुराने ग्राहकों और नए दोनों ग्राहकों को मिल सकता है। लोन की अवधि पूरी होने पर लोन का बंद होना भी खुद ब खुद सिस्टम द्वारा हो जाता है। एसबीआई लगातार छोटे कारोबारों को लोन देने की प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। एमएसएमई सहज इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। रात के समय ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ के सतर्क जवानों ने पंजाब के फाजिल्का जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में एक पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ को रोका। ड्रोन की गतिविधि पर नजर रखी गई और एसएसओसी
फजलिका के साथ बीएसएफ के जवानों ने संभावित ड्रॉपिंग क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान सुबह करीब 5:30 बजे तक चला। इसमें एक संदिग्ध पैकेट के साथ एक ड्रोन की बरामदगी हुई। पैकेट खोलने पर उसमें 3 पिस्तौल और 7 खाली पिस्तौल मैगजीन मिली। ये बरामदगी जिला फाजिल्का के गांव महारसोना से सटे एक खेत में हुई। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने विंबलडन के महिला एकल खिताब जीत लिया है और फाइनल में क्रेजिकोवा ने इटली की जैस्मिन पाओलिना को कड़े संघर्ष में हराने में सफलता पाई। क्रेजिकोवा ने पहला सेट आसानी से 6-2 से अपने नाम करके बढ़त बना ली। हालांकि दूसरे सेट में जैस्मिन पाओलिना ने वापसी की और सेट को 6-2 से जीतकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। तीसरे और निर्णायक सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अंक के लिए संघर्ष देखने को मिला। पाओलिनी ने 2 मैच पॉइंट भी बचाने में सफलता पाई। हालांकि अंत क्रेजिकोवा ने कोई गलती नहीं करते हुए सेट को 6-4 से और मैच को 6-2, 2-6, 6-4 से अपने नाम करने में ये खिताब अपने नाम किया। क्रेजिकोवा को ये एकल में दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2021 में फ्रेंच ओपन में खिताब जीता था। भारत ने चौथे T20 में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए मिले 153 रनों के लक्ष्य को भारत ने 15.2 ओवर में बगैर कोई विकेट गंवाए हासिल करके मुकाबले को अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज अपने नाम करते हुए 3-1 से अजय बढ़त बना ली। लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने आक्रामक शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को विकेट लेने का कोई मौका नहीं दिया। गिल की अपेक्षा यशस्वी जायसवाल ज्यादा आक्रामक नजर आए और जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर पर शुभमन गिल ने भी अर्धशतक लगाते हुए टीम को आसान जीत दिला दी। यशस्वी जायसवाल 93 और शुभमन गिल 58 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 152 रन बनाए और मारूमानी ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाते हुए पहले विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी निभाई। अभिषेक ने 9वें ओवर में मारूमानी को 32 रन पर आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई। वहीं मधवेरे 25 रन बनाकर आउट हुए। ब्रायन बेनेट सिर्फ 9 रन बना पाए। इसके बाद सिकंदर रजा ने 28 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली। भारत के लिए खलील अहमद ने 2 विकेट चटकाए जबकि देश पांडे, सुंदर अभिषेक और शिवम को एक विकेट मिला। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर वायुसेना ने एयर शो में शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। इस दौरान वायुसेना ने सैनिकों को उनके बलिदान, साहस और वीरता के लिए नमन किया। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को सभी मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन और पूजन किया। राम मंदिर ट्रस्ट ने साय कैबिनेट के सभी सदस्यों को सम्मानित किया। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों को 15 दिन के रिमांड पर ले लिया है। बेऊर जेल से सीबीआई की टीम ने सभी आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सदियों पुराने श्री जगन्नाथ धाम के रत्न भंडार को खोलने की प्रक्रिया रविवार 14 जुलाई को शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ओडिशा वासियों से वादा किया था कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद श्री मंदिर का रत्न भंडार खोला जाएगा।